सो बेटा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अभी हम डिस्कस किया हमने मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर ही नहीं सकते हो, मतलब जिसको आप और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ ही नहीं सकते, जो पहले ही सिंपलर फॉर्म में है उसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो जिसमें 2 से लेके 10 तक सेक्राइड यूनिट बनती है। जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से लेके 10 तक सेक्राइड यूनिट बनती है, मतलब इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। ठीक है। और पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स आपके हैं बेटा, जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट बनती है। पॉली का मतलब ही क्या होता है? मैनी। तो पॉलीसेक्राइड क्या होगा? विच गिव more than 10 saccharide units, which give more than 10 saccharide units on hydrolysis. जो बेटा हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से ज्यादा सैकराइड यूनिट बनाता हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। विच गिव मोर देन 10 saccharide units that are called polysaccharide। ठीक है बेटा, अब इसके आगे आप देखिए, इनके एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये रब कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मोनोसेक्राइड समझ में आ गया, ये सबसे सिंपल यूनिट होती है, इसको आप और ज्यादा सिंपलेस्ट पार्ट में तोड़ नहीं सकते, ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। मींस अगर आप वाटर इसमें ऐड करते हो तो वाटर ऐड करने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें एक ही सेक्राइड यूनिट होती है। इसका एग्जांपल है जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, एग्जांपल में क्या हो गया? ग्लूकोज। फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और राइबोज है। ये तीनों मैंने किसके एग्जांपल लिख दिए बेटा? मोनोसेक्राइड के। मतलब ये सिंपलर फॉर्म में होते हैं, इनको और ज्यादा छोटा आप नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल में आ गया ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और राइबोज हो गया। अब बेटा इसके बाद सेकंड आप देखो ओलिगोसेक्राइड, जिसमें 2 से लेके 10 तक सेक्राइड यूनिट बनती है। अब मान लो बेटा मैं इस साइड का ये रब कर दूं, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। जो मान लो हमारे पास 2 सेक्राइड यूनिट बनती है, या कोई भी ओलिगोसेक्राइड है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये 2 सेक्राइड यूनिट देता है, हाइड्रोलाइसिस करने पर अगर ये 2 सेक्राइड यूनिट दे तो उसको हम बोलेंगे डाइसेक्राइड। उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड्स। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करो तो वो 3 सेक्राइड यूनिट दे तो उसको बोलेंगे ट्राइसेक्राइड, और 4 सेक्राइड यूनिट देगा तो टेट्रासेक्राइड, और कलेक्टिवली 2 से 10 सेक्राइड यूनिट देने वाले को हम क्या कह देते हैं? ओलिगोसेक्राइड कह देते हैं। तो इसमें से जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, वो है डाइसेक्राइड। वो हमारा कौन सा है बेटा? डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो अब देखिए आप डाइसेक्राइड में क्या करोगे? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में हो गया पहला आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये सारे आपके किसके एग्जांपल है? डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड किस में आता है? ओलिगोसेक्राइड में ही आता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच गया पॉलीसेक्राइड। तो मीनिंग तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारी सेक्राइड यूनिट हो, या जिसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो बहुत सारी सेक्राइड यूनिट बनाए। तो इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। एग्जाम्पल में पहला इसमें क्या आया बेटा? स्टार्च।
दूसरा हो गया सेलुलोज, तीसरा हो गया ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब आगे बेटा इन सबको वन बाय वन हमें पढ़ना है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, उसके बाद सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये हमारे सिलेबस में है। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो वही उससे पहले छोटी सी टर्म एक और रहेगी, वो करवा देती हूँ। ये हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन और आती है। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा है बेटा हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जो टोलन रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देती है, ठीक है। और जो शुगर आपकी टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देती वो होता है नॉन शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? शुगर विच गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। आपको ध्यान होगा चैप्टर कीटोन एल्डिहाइड में हमने ये पढ़ा था, विच गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा वो कार्बोहाइड्रेट या वो शुगर जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देती है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और मेन बात क्या है, रिड्यूसिंग शुगर तभी आएंगे जब एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। जब एल्डिहाइड या कीटोन फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे ना तभी वो शुगर रिड्यूसिंग होगी, तभी वो टोलन रिएजेंट टेस्ट देगा। आपको ध्यान होगा टोलन टेस्ट कौन देता है? कीटोन नहीं देता, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देती है। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को सिर्फ कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड देती है। तो वो शुगर जो टोलन रिएजेंट टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को देगा वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। एग्जाम्पल में हो गया मतलब वो शुगर जिसमें फ्री होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसका एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर का, जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। इन सभी के अंदर जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है ना वो फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। इसीलिए शुगर कैसी होती है? इनकी रिड्यूसिंग होती है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में इससे उल्टा लिख दोगे, शुगर विच do not give, sugar which do not give tolerance reagent test, sugar which do not give tolerance reagent test or failing solution test, sugar which do not give tolerance reagent test or failing solution test, जो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज aldehyde and ketone, because aldehyde and ketone are present in bonded state। क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना वो बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो फ्री नहीं होते। इट मीन्स दे आर नॉट फ्री। क्या फ्री नहीं होता? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। इस बार एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं। अलग अगर रहते ना तब तो वो टेस्ट देते, लेकिन ये बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा होता है सुक्रोज। एग्जाम्पल से बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। एग्जाम्पल इसका क्या है? सुक्रोज है। जो सुक्रोज हमारा होता है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है।
तो ये भी आप लोग कर ले बेटा। तो ये आपकी और डिफरेंस हो गए रिड्यूसिंग शुगर के और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। रिड्यूसिंग शुगर टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट को देगा, नॉन रिड्यूसिंग नहीं देगा। अब रिड्यूसिंग शुगर में कीटोन एल्डिहाइड फ्री स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड है वो बॉन्डेड स्टेट में है। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हम वन बाय वन टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा अब होगा मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड का तो मैं ये रब कर दूं, बताओ बेटा हो गया सबका ये? यस मैम। ठीक है बेटा। अब जो टॉपिक आएगा ना प्लीज बेटा क्लास लीव मत करना। अब आगे से टॉपिक सारा समझने का है भाई। अब तक का तो आप पढ़ के भी लर्न कर लोगे, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी और फिर वो आपको समझ में नहीं आएंगे ऐसे। तो ध्यान से देखना सब। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। हमारे सिलेबस में 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट है। हमें मोनोसेक्राइड में 2 पढ़ने हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड में 3 पढ़ेंगे, लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। और बेटा उसके बाद हमें पॉलीसेक्राइड में पढ़ना है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। जहां तक मुझे ध्यान है शायद पॉलीसेक्राइड सिलेबस से हटा है, बट इस टॉपिक को हम पूरा ही करेंगे। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं फर्स्ट, मोनोसेक्राइड। इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा से नहीं समझाऊंगी मैं। बस हमें ये पता होना चाहिए मोनोसेक्राइड के 2 बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आज हम स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड है। मतलब आप इसको और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसमें है, मेन फंक्शनल ग्रुप। जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है वो उसका मेन फंक्शन ग्रुप होता है। और पॉली का मीनिंग मैनी, बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप भी होते हैं। बेटा ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप भी होते हैं और एल्डिहाइड इसका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। थर्ड पॉइंट, जो ग्लूकोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है, कि भाई ये जो कंपाउंड है वो मिरर इमेज देता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद नेचर में मिलता है ये फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। दोनों तरह से हमें ये नेचुरली मिल जाता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। ठीक है, इसके सोर्स क्या है बेटा, कहाँ से मिलता है ग्लूकोज? जैसे बेटा स्वीट फ्रूट्स हो गए या हनी वगैरह हो गया, ये सब सोर्स आपके होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है बेटा, इसके अलावा राइप ग्रेप्स जिनसे बियर वगैरह बेटा बनती है, दे हैव ए रिच क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अगला पॉइंट, जो ग्लूकोज आपका होता है इसका एक और नाम है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का ही एक और नाम होता है और वो नाम क्या होता है बेटा, डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, और 7th पॉइंट, जो ग्लूकोज है ना ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है बेटा, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब तक मैंने जो सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं बड़े सिंपल से पॉइंट है, कुछ समझाने का इनमें ऐसा है नहीं। जहाँ था मैंने बता दिया। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, मतलब इसमें एक ही सेक्राइड यूनिट होती है, हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस में नहीं लेके जा सकते। सेकंड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका मतलब समझा दिया कि भैया मेन फंक्शन ग्रुप तो क्या है, एल्डिहाइड है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है ये मिरर इमेज देते हैं। अभी आगे समझाऊंगी कैसे देंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरली ये मिलता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है।
इसके सोर्स क्या है? स्वीट फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, राइप ग्रेप्स हो गया, ये सब आपके सोर्स होते हैं मोनोसेक्राइड के। मोनोसेक्राइड ग्लूकोज जो है इसका नाम डेक्सट्रोज भी होता है, इसका नाम डेक्सट्रोज भी है। और जो आपका ग्लूकोज है ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कौन सा है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स हुए अबाउट द ग्लूकोज। ये रब कर दूं बेटा, हो गया? Yes, ma'am. अब बेटा इसके आगे देखिए, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला वो आपको पता ही है, C6H12O6, C6H12O6। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की करेंगे प्रिपरेशन। सबसे पहले हम ग्लूकोज के क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का पहला मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उससे क्या प्रिपेयर होगा? ग्लूकोज ही प्रिपेयर होगा। अब देखिए बेटा कैसे, हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। हमें इसका क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। मींस मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? H2O, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अब आप देखिए इससे टोटल क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, 2 मोल बनेंगे सेम, C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप देख सकते हो पूरा बैलेंस है। कार्बन टोटल यहाँ पे 12 है, कार्बन टोटल यहाँ भी 6 और 6 12 है। H की बात मैं करती हूँ, 22 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल यहाँ पे 24 H है। यहाँ भी टोटल आपके 12 और 12 24 H है, O भी आपका बराबर है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर यही बनता है। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और एक होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज की प्रिपरेशन हुई ना, तो पहला मेथड क्या है बेटा ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का? बाय द हाइड्रोलाइसिस। किसका हाइड्रोलाइसिस? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च बेटा एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें N मोल तक जुड़े हुए हैं। C6H10O5N स्टार्च है, और मैं इसमें N मोल ही किसके डाल दूं? वाटर के, और इसका क्या कर दूं? हाइड्रोलाइसिस कर दूं। तो अब आप देखो बेटा टोटल H10 तो यहाँ पे थे, 2 यहाँ से आगे H12 हो जाएगा, O यहाँ पे 5 तो 3, एक O यहाँ से आ गया, O आपका 6 हो गया। तो ये आपके N मोल किसके बन गए? C6H12O6 के ग्लूकोज। ठीक है, तो जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी उससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा, 2 मेथड है प्रिपरेशन करने की ग्लूकोज के। पहला हमने प्रिपेयर किया सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके, और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करने पर फ्रक्टोज भी बनता है। और दूसरा हमने किया स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करके, स्टार्च में वाटर डाला तो उससे भी क्या प्रिपेयर हुआ? ग्लूकोज ही आपका प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन आपकी पूरी होगी ग्लूकोज की। समझ में आया होगा बेटा आपको ये? बताओ, मैं इसको रब कर दूं अगर आपका हो गया हो तो ये? यस मैम। ठीक है बेटा, सबका हो गया ना?
तो भाई एक टॉपिक छोटा सा और कर लेते हैं, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे, पर ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब आप हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का आपको पता ही है, जनरल फॉर्मूला तो ये है, और मेन फंक्शन ग्रुप समझा दिया, इसमें आपका एल्डिहाइड है। अब C6 है, 1 2 3 4 5 6, C6। H कितने हैं? 12। सबसे पहले है मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो आप देखो मैंने कार्बन 1 पे कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा दिया? एल्डिहाइड ही लगा दिया। अब बाकी सभी पे आपको लोकेशन यहाँ पे दिखानी है, H की और OH की, H की और OH की। ठीक है, करवाऊं बेटा? देखिए ध्यान से, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ OH, यहाँ पे H। कार्बन नंबर 3 पे इधर आएगा OH। कार्बन 4 पे यहाँ 5 का समझाऊंगी, वेरिएबल होता रहता है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बेटा बायो वाले बच्चों को ये टॉपिक करवाया जाता है, बट उनको इतना डिटेल्ड आता नहीं है, उनको समझाया नहीं जाता पूरा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप कैसा है। देखिए ध्यान से बेटा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो, टोटल C6 है, बिल्कुल आपके C6 है, H12 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो आपके 6 है, बिल्कुल। अब आप कहोगे मैम आपने ये HOH उल्टे क्यों लगाए? इनको ऐसे ही लगाया जाता है बेटा। और जो ये कार्बन 5 का H और OH है ना, ये आपका वेरिएबल भी होता है, ये अपनी जगह को चेंज भी करता है। अब वो आगे सिखाऊंगी कल, कब चेंज करेगा, कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक मेन फंक्शन ग्रुप होता है CHO, मेन फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी, ठीक है, जिसमें से 4 आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है और एक आपका प्राइमरी है। ये जो बीच की 4 है ना, ये चारों आपकी कैसी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। चाहे आप लोग खुद चेक कर लो, ये कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल का मीनिंग क्या है? जिस कार्बन पे अल्कोहल है उस पे 2 R ग्रुप होने चाहिए। तो आप देखो इस कार्बन पे OH ग्रुप है, इसके आगे 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं, 1 और 2, सेकेंडरी हुई। इस कार्बन को देखो, इस पे अल्कोहल ग्रुप है, आगे 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं, 1 2। तो जो बीच वाले ये चारों आपके कार्बन है, जिस कार्बन पे अल्कोहल उस पे 2 R ग्रुप है, तो बीच वाली चारों अल्कोहल कैसी है? सेकेंडरी है। और जो लास्ट वाली अल्कोहल आपकी है, इसमें 2H है ना, एक ही R ग्रुप बचा, तो लास्ट वाली अल्कोहल आपकी प्राइमरी है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, तो उसमें एक तो मेन फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड, उसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होते हैं, जिसमें से 4 आपकी है सेकेंडरी अल्कोहल और एक आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब ये आपको पता है अल्कोहल और एल्डिहाइड में मेन कौन रहेगा? एल्डिहाइड रहेंगे। तो अल्कोहल को तो बस हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बोलेंगे। एक और बात बेटा, जो आपके ये बीच के 4 कार्बन है, देखो इनको स्टार लगा दिया ऐसे, इसका मतलब क्या है कि जो बीच के आपके 4 कार्बन है, दी जाता कायरल कार्बन। बीच वाले जो 4 कार्बन है वो कैसे कार्बन है? कायरल कार्बन है। आप लोगों को ध्यान है कायरल कार्बन क्या होते हैं? बेटा जो कायरलिटी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंडीनेस। तो ये कार्बन एटम है, अगर उस पे चारों ही ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं, अगर किसी कार्बन पे चारों एटम चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो बेटा, मान लीजिए मैंने ये कार्बन लिया, इस कार्बन पे आप देखो एक साइड H है, एक साइड इसके OH है, इस कार्बन के एक साइड CHO ग्रुप है, और नीचे इतना बड़ा ये ग्रुप है। तो इस वाले कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग हैं। जैसे आप इस कार्बन को देखो, इस पे एक H एक OH, एक साइड ये पूरा ग्रुप, एक साइड ये पूरा ग्रुप, ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन है, ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन है। लेकिन क्या ये कायरल है? नहीं है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे 2 ग्रुप तो सेम ही आ गए, क्या H। तो जो बीच वाले 4 कार्बन है वो कैसे कार्बन है? उसके सारे एटम अलग अलग लग रहे हैं, मतलब बीच के 4 कार्बन है वो कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है,
मतलब इस कंपाउंड की मिरर इमेज आएगी। बेटा आपको पता है अगर आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो सारे H और OH की पोजीशन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। जहां H है वहां OH आ जाएगा, जहां पे OH है वहां H आ जाएगा। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है कि भाई ये मेन आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मींस मेन फंक्शन ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है, साथ में बहुत सारे आपके OH ग्रुप है, 4 आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है, एक आपकी प्राइमरी अल्कोहल है और एक आपका मेन फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, और जो बीच के 4 कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कायरल कार्बन है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का। ओके, आया बेटा आपको समझ में ये स्ट्रक्चर? Yes,